इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है कि आर्मेचर में जो करंट फ्लो होता है उसके कारण उसमें उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फ्लक्स बनता है। वो फ्लक्स जो है, जो मेन फील्ड पोल है उसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के साथ क्या प्रतिक्रिया करती है, उसी को हम लोग आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जब लोड नहीं रहता है लोड नहीं रहता जनरेटर में, तब ये हमारा मेन फील्ड पोल का मैग्नेटिक लाइन सीधा सीधा नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ पे देखते हैं उस कंडीशन में क्या होता है। अपना जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों एक ही लाइन में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। तो लोड नहीं रहता है तो आर्मेचर प्रतिक्रिया नहीं रहती, क्योंकि लोड नहीं रहेगा तो आर्मेचर करंट शून्य होता है ना। तो आर्मेचर की प्रतिक्रिया नहीं रहेगी कब लोड नहीं रहेगा तब। जब हम लोड देते हैं, अब लोड देते हैं तो उसमें होता है कम लोड और अधिक लोड। तो उस दौरान जो है आर्मेचर करंट की मात्रा कैसी रहती है और उसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो है, आर्मेचर में उत्पन्न फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं मिलकर, ये देखेंगे आगे। तो ये देखिए देखिए जब कम लोड रहता है तो आपका आर्मेचर करंट कम रहेगा। आर्मेचर करंट कम रहेगा तो उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर में उत्पन्न होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेन फील्ड पोल के जो फ्लक्स लाइन है उसको किस तरह से अपना प्रभाव देती है, उस पर किस प्रकार से अपना प्रभाव देती है, वो देखते हैं, पहले समझते हैं। तो देखिए, आपको आर्मेचर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका डायरेक्शन हाफ में, आर्मेचर का सर्किल है उसके हाफ में क्लॉकवाइज होता है और हाफ में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ देखिए क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है, हरा वाला देखिए। ठीक है, और इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर बना एरो, इधर एरो है और ये इधर एरो। तो अब देखते हैं क्या है कि जहाँ कहीं भी एरो एक दिशीय होगा, जैसे कि हरा आर्मेचर फ्लक्स का दर्शा रहा है और ब्लू फील्ड फ्लक्स को दर्शा रहा है, अगर दोनों का एरो का मुंह एक साइड में होगा, एक दिशीय होगा, तो वो दोस्ती का काम करता है। और अगर विपरीत होगा तो दुश्मनी का काम करेगा। तो यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ पे देखिए TPT ट्रेलिंग पोल टिप में, इस नॉर्थ के ट्रेलिंग पोल टिप में यहाँ पे देखेंगे दोनों एक दिशीय हैं तो दोस्ती का काम करेगा, जुड़ जाएगा आपस में। और नॉर्थ के लीडिंग पोल टिप में देखते हैं दोनों एरो एक दूसरे के विपरीत में है तो दुश्मनी का काम करेगा, तो घट जाएगा, टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स जो है पहले से घट जाएगा। फिर इसी प्रकार साउथ में देखते हैं, साउथ पोल में यहाँ दोनों एक दिशीय हैं तो दोस्ती का काम करेगा। और साउथ के लीडिंग पोल ट्रिप में दोनों की दिशा विपरीत है, तो दुश्मनी का काम करेगा। यहाँ देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब इस तरह से जब आर्मेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस प्रकार से, इस सिद्धांत से मेन फील्ड पोल के फ्लक्स के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन में आपका
जो मेन पोल का फ्लक्स था वो सीधे सीधे जा रहा था नॉर्थ से साउथ की ओर, वो ना होकर आपका मैग्नेटिक लाइन जो है मेन फील्ड फ्लक्स का मैग्नेटिक लाइन, वो क्या होगा, थोड़ा सा प्रभावित होकर ऊपर में चूँकि संख्या इसकी ज़्यादा हो जाएगी और नीचे कम हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ऊपर दोस्ती कर रहा था तो ज़्यादा होगी और इधर नीचे दुश्मनी कर रहा था तो कम हो गई। इसके कारण एक जो अब उसका जो मैग्नेटिक लाइट का लाइन का जो नॉर्थ से साउथ जाने का जो कंडीशन था वो चेंज हो गया। वो अब एक लहर की तरह ऊपर से नीचे की ओर अधिक होकर गुजर जाएगी। तो आपका जो मेन फील्ड पोल का लाइन जो है टीपीटी की ओर अधिक और एलपीटी की ओर कम नॉर्थ साइड में, इसके उल्टा साउथ में एलपीटी की ओर कम और टीपीटी की ओर ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण से आपका जो एमएनए जीएनए के साथ में था, ओवरलैप करता था, एक ही लाइन पे था, वो अब खसक जाता है। खसकता है किस डायरेक्शन में? तो आपका आर्मेचर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है प्राइम मूवर द्वारा, उसी डायरेक्शन में खसक जाता है। ठीक है, इस तरह से खसक गया और इसके बीच फाई एंगल बनने लगा। इसको वेक्टर डायग्राम में देखते हैं तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन में आपका मेन फील्ड फ्लक्स जो है और आर्मेचर फ्लक्स दोनों जो है आपको 90 डिग्री के एंगल में रहता है। ऐसे देखिए यहाँ 90 डिग्री के एंगल में रहता है। लेकिन और साथ ही साथ आपका मेन फील्ड फ्लक्स जो है और एमएनए के बीच और जीएनए के बीच नॉर्मल कंडीशन में दोनों इधर भी 90 डिग्री एंगल पे रहते हैं। ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो टोटल मिला के 180 डिग्री। लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन उत्पन्न होता है तो आपका एमएनए जो है, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है, जो आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स दोनों आपस में जब मिले तो एक नया फ्लक्स इसके स्थिति का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स। वो जो है अब क्या हुआ देखिए, वो रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे बना दीजिए। देखिए कि जैसे यहाँ पे कहता है क्या, नॉर्मल रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है, मेन फ्लक्स का ही एक रूप है, इसी का प्रभाव ज़्यादा होता है ना। ईएमएफ जनरेट करना है, जनरेटर का काम करना, तो मेन फ्लक्स ही मेन होता है। अब कहता है क्या, एमएनए बोलता है क्या कि मेन फ्लक्स जहाँ जिस स्थिति में रहेगा हम उसी स्थिति को पकड़े रहेंगे। जैसे कि यहाँ 90 डिग्री एंगल यहाँ से मेन फ्लक्स लाइन और ये एमएनए का लाइन 90 डिग्री एंगल का है। अगर ये मेन फ्लक्स लाइन रिजल्टेंट फ्लक्स के रूप में खसक कर नीचे आ गया तो एमएनए वो हमेशा 90 डिग्री एंगल में रहेगा फील्ड फ्लक्स के, जो कि एक नया रूप यहाँ पे है, उसको फॉलो करके ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना देता है। अब ये खसक गया इधर, तो 90 डिग्री का एंगल तो ये मेंटेन करना है किसके, एमएनए और रिजल्टेंट फ्लक्स के बीच में। ये रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे आया? आर्मेचर प्रतिक्रिया के द्वारा आया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल मेंटेन किया हुआ है एमएनए और रिजल्टेंट फ्लक्स, और शिफ्ट कितना हुआ? तो फाई मात्रा में शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपका एमएनए जो है शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने का कारण था रिजल्टेंट फ्लक्स का उत्पन्न हो जाना। रिजल्टेंट फ्लक्स क्या है? एक तरह से कह सकते हैं आर्मेचर फ्लक्स जो है मेन फील्ड फ्लक्स के साथ जब प्रतिक्रिया किया तो एक नई स्थिति को उत्पन्न किया, मेन फील्ड पोल फ्लक्स पर नई स्थिति का उत्पन्न किया। उस स्थिति को फॉलो कर रहा है अब एमएनए। तो
वही है इसमें। इसमें अंडरस्टैंड कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें फिर से मैं बस समझा देता हूँ एक बार। नॉर्मल कंडीशन में एमएनए जो होता है फील्ड फ्लक्स के 90 डिग्री एंगल में होता है, और आर्मेचर जो होता है वो लैग करता है। आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को लैग करता है। लैग मतलब नीचे है, उसके नीचे 90 डिग्री में है। और एमएनए जो है हमेशा 90 डिग्री का एंगल मेंटेन किए हुए रहेगा मेन जो फील्ड फ्लक्स है उसको। लेकिन आर्मेचर प्रतिक्रिया के अंतर्गत एक नया रूप प्राप्त हो जाता है मेन फील्ड फ्लक्स का, जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स। अब रिजल्टेंट फ्लक्स जो नया रूप प्राप्त हुआ है मेन फील्ड फ्लक्स को, उसको एमएनए फॉलो करेगा। कितना में एंगल में? 90 डिग्री के एंगल में। तो 90 डिग्री के एंगल में फॉलो किया तो कहीं ना कहीं जब ये झुका है तो एमएनए भी 90 डिग्री एंगल मेंटेन करने के लिए झुक जाएगा। और झुकेगा तो कितना में? इस कोई ना कोई एंगल बनाएगा, उसको हम कहते हैं फ्लक्स फाई एंगल के द्वारा। फाई एंगल के द्वारा उतना वो खिसक गया, तो वही फाई एंगल यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है। अब इसमें ये शिफ्ट होने से क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में तो हम लोग यहाँ पे कार्बन ब्रश को बनाते थे, कार्बन ब्रश को यहाँ लगाते थे कम्यूटेशन के लिए। लेकिन आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या हुआ, अगर हम यहाँ कार्बन ब्रश लगाएंगे, कार्बन ब्रश लगाते हैं सप्लाई लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं अब जो है ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाने के कारण इस कार्बन ब्रश पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा, इसमें भी इंड्यूस होने लगेगा। और आपका जो कि न्यूट्रल तो रहा नहीं, न्यूट्रल मतलब उदासीन, उदासीन तो रहा नहीं, तो जिसके कारण यहाँ पे कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, स्पार्किंग उत्पन्न होने लगेगा। और इसको समझने के लिए ये समझिए कि आपका जो मैग्नेटिक लाइन जो था वो किस तरह से, आर्मेचर का मैग्नेटिक लाइन किस प्रकार से शिफ्ट हो गया, उसको समझिए। यह समझाते हैं तो देखते हैं हम आपका जो पहले देखिए यहाँ पे लाल लाल जो था, पहले इस हाफ सर्कल के इस साइड में था लाल लाल, काला काला हाफ सर्कल के इस साइड में था। लेकिन अब जो है मैग्नेटिक एक्सिस शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट हो गया है तो अब क्या है, ये इधर से खसक कर मैग्नेटिक लाइन जो है आर्मेचर का वो यहाँ पहुँच गया, और इधर से जो ये क्लॉकवाइज के लिए था और एंटी क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक लाइन था वो यहाँ से चल के अब यहाँ आ गया। पहले कहाँ था, इसके इधर था, इसके इधर पॉजिटिव था, इसके नेगेटिव था। लेकिन अब खसक के कहाँ चला गया, यहाँ। और ये इसके सट्टे में ही आप देखिए कार्बन ब्रश आ गया है। कार्बन ब्रश आ गया तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, और यहाँ पर भी इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, इसलिए स्पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस समस्या से उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा, हमेशा कार्बन ब्रश को एमएनए में शिफ्ट करना होता है। एमएनए पर ही कार्बन ब्रश हमेशा शिफ्ट किया जाता है, ताकि चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, एमएनए में ही शिफ्ट होगा। अब यहाँ कार्बन ब्रश को शिफ्ट कर दें तो स्पार्किंग नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, उदासीन है उधर का एरिया, इसलिए तो ये स्पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। इसके विंड फील्ड फ्लक्स के पोजीशन में चेंजेस आने के कारण, उसके स्थिति में अंतर होने के कारण। तो पहला हो गया प्रतिचुंबकीय प्रभाव, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। इसमें क्या होता है, फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स में जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वो शिफ्ट कर गया, जिसके कारण क्या था, आर्मेचर के फ्लक्स के द्वारा कहीं ना कहीं
मेन फील्ड फ्लक्स की स्थिति को बदल दिया गया। फिर दूसरा होता है विचुंबकीय प्रभाव। विचुंबकीय प्रभाव में होता क्या है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपका फील्ड पोल में देखिए ये जो है आर्मेचर रिएक्शन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हो रही है, तो उस कंडीशन में जो आपका जो ये फील्ड है, ये फील्ड में मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा सेचुरेशन पॉइंट तक। उसके बाद कितना भी हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे, मेन फील्ड पोल के फ्लक्स की मात्रा नहीं बढ़ेगी, वो फिक्स हो जाएगी अप टू संतृप्त अवस्था तक। संतृप्त अवस्था तक जितना फ्लक्स बनना है बनेगा, मेन फील्ड फ्लक्स। उसके बाद कितना भी करंट बढ़ाएंगे, फील्ड करंट बढ़ाएंगे, हमारा फील्ड करंट कितना भी बढ़ाएंगे, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन नहीं बढ़ेगा। ये तो हो गया एक फिक्स्ड। अब यहाँ पे जो हो गया अधिक लोड देने पर जो आर्मेचर करंट की मात्रा अधिक होगी, तो आर्मेचर में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स की भी मात्रा अधिक होगी, और वो इस कदर से इतनी अधिक होगी कि ये दुश्मनी ज़्यादा निभाएगी और दोस्ती कम। ठीक है, जैसे दोस्ती कर रहा था, यहाँ दुश्मनी कर रहा था, यहाँ दोस्ती कर रहा है, यहाँ दुश्मनी कर रहा है। तो बात उठता ये है कि सपोज कि कोई आप एक एग्जांपल समझने के लिए कि आप 5 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये गवा देते हैं, तो ओवरऑल लॉस माइनस 5 रुपये का लॉस होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स जो है दोस्ती तो कर रहा है, लेकिन वो कम कर रहा है किसके सापेक्ष? दुश्मनी के सापेक्ष। इसलिए ओवरऑल आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स की मात्रा है वो घट जाएगी। चाहे इधर नॉर्थ साइड में टीपीटी और एलपीटी में देख लीजिए, चाहे साउथ साइड में जो टीपीटी है और एलपीटी में देख लीजिए। ओवरऑल आपका मेन फील्ड फ्लक्स की संख्या पहले से घट जाएगी, और हम लोग जानते हैं कि जो मेन फील्ड फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ भी कम उत्पन्न होगा। ईएमएफ कम उत्पन्न होगा तो उसका अर्थ वोल्टेज कम हो गया, आपका टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपका हो रहा है। अब इसको होता है कि अब इस विचुंबकीय प्रभाव को कैसे ख़त्म करें, तो इसके लिए क्या किया जाता है, या तो आप छोटे डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग में लपेट की संख्या बढ़ा दीजिए, और बड़ा जनरेटर है तो उसमें आर्मेचर के साथ एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग सीरीज में जोड़ दीजिए। अब ये कैसे काम करेगा, जब लोड करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो ये कंपनसेटिंग जो करंट है वो भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, कंपनसेटिंग करंट भी बढ़ेगा। और कंपनसेटिंग करंट बढ़ेगा तो इसका भी अपना अपना फ्लक्स होगा। ठीक है, ये फ्लक्स होगा, इसका अपना भी कंपनसेटिंग फ्लक्स मानते हैं, और आर्मेचर के द्वारा फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है वो आई फ्लक्स ए होगा। अब देखिए, ये फ्लक्स आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स और कंपनसेट वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो जितना ये आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही कंपनसेटिंग फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का मेन कारक है लोड करंट। दोनों लोड करंट के समानुपाती होंगे, इसलिए ये बढ़ेगा तो ये कंपनसेटिंग फ्लक्स उसको दाब देगा, कम कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस प्रकार से कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो है आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को दबा देता है, विरोध करता है, और उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे मेन फील्ड फ्लक्स की डेंसिटी में कमी ना के बराबर आवे या कम आवे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया जो है अपना प्रभाव डालता है
आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।